जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो जानेंगे आज की महत्वपूर्ण चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो आज 5 अगस्त में बॉक्सर लवलीना ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अब गुजरात में पासा के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट में बहुत सारे केसेस है पासा के, इसलिए अब पासा के तहत कोई कार्रवाई गुजरात में नहीं होगी। उसी के साथ राजस्थान के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हैं। बात करें अगर भारतीय हॉकी टीम की, तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम पुरुष टीम अब कांस्य पदक के लिए अपना खेल खेलेगी। इसी के साथ केंद्र सरकार ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया है कि धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने तो नहीं मिलेगा SC वर्ग को मिलने वाली योजनाओं का लाभ। इसी के साथ बाढ़ को लेकर भी जानकारी है, कहाँ बारिश हुई है, वेदर अपडेट की जानकारी है। तो बने रहिए न्यूज़ अपडेट के इस वीडियो के साथ। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर है, टोक्यो ओलंपिक से लवलीना ने जीता कांस्य पदक। रवि दहिया ने फाइनल में पहुंचकर मेडल किया पक्का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 अगस्त का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। लवलीना को सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी जगह बनाई। कुश्ती में रवि दहिया ने अपनी वेट कैटेगरी के फाइनल में प्रवेश कर मेडल पक्का किया, तो दीपक पुनिया सेमीफाइनल में हारे। दीपक के पास अभी भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। वहीं महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। महिला टीम भी अब कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना है पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना बताया। विक्रांत का समुद्र में प्रशिक्षण बुधवार को शुरू हो गया। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए नए और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने आज अपना पहला समुद्री परीक्षण आरंभ किया। यह मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना है। भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी है। देखते अगले समाचार। बिहार में 7 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश। पटना में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही नीतीश सरकार ने अनलॉक 5 में ढील का ऐलान किया है। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बच्चों के स्कूल को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही राज्य में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाजत दी है। बिहार में 9वीं से 10वीं वर्ग के स्कूल 7 अगस्त से, 1 से 8वें वर्ग तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने बुधवार को खुद इसकी जानकारी दी है। चलिए देखते अगली खबर। अगली खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने कहा, मारवाड़ियों से पैसे कमाने का हुनर सीखे दलित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा कि जब पैसे कमाने की बात आती है तो दलितों को मारवाड़ी की तरह सोचना चाहिए। हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर वासलमारी गांव में दलित बंधु पहल को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि दलितों को मारवाड़ी की तरह हुनरमंद बनना चाहिए। चंद्रशेखर राव की सरकार कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु पहल शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में 15-16 लाख दलित परिवार है, जिनमें से अधिकांश को जिंदगी चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो तेलंगाना की CM KCR ने यह बयान दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार ने एक नया इतिहास रच दिया। इंफोसिस, HDFC और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स 400 अंक से अधिक बढ़कर पहली बार 54,000 के स्तर को पार कर गया। इस दौरान 54,256.13 के सर्वकालीन उच्च स्तर को छूने के बाद 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 415.33 अंक या 0.77% बढ़कर 54,238.69 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह व्यापक NSE/FT 116.10 अंक या 0.72% बढ़कर 16,246.85 के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। सेंसेक्स में लगभग 2% की बढ़त के साथ टाटा स्टील शीर्ष पर रहा।
तो शेयर बाजार के बाद जानते हैं अगली खबर में है महिला हॉकी टीम को पीएम मोदी का संदेश, कहा आपके ऊपर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मैच हारने के बावजूद देश का दिल जीतने में कामयाब रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष और महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के मुकाबले 2-1 से भारतीय महिला हॉकी टीम हार के बाद पीएम मोदी ने टीम का हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि हमें उन पर गर्व है। मंगलवार को पुरुष हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में हार गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट संदेश में कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेल भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद रखे जाएंगे। आज और खेल के दौरान महिला हॉकी टीम धैर्य के साथ खेली और शानदार स्किल का प्रदर्शन किया। हमें उन पर गर्व है। भविष्य में होने वाले मैचों के लिए उनको सौभाग्य की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बॉक्सर लवलीना को भी कांस्य पदक जीतने पर बहुत बहुत बधाई दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार है संसद से। संसद में पेगासस पर जंग तेज, टीएमसी के 6 सांसद निलंबित, विपक्ष ने गतिरोध के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। विपक्षी दलों की एकजुटता ने संसद में पेगासस जासूसी कांड पर छिड़े सियासी संग्राम की आक्रामकता बढ़ा दी है। बहस की मांग को ठुकराकर सरकार के लगातार दोनों सदनों में बिल पारित कराने का रुख का विरोध करने के लिए विपक्षी सांसदों ने दोनों सदन में हंगामा और नारेबाजी तेज कर दी है। इस बीच राज्यसभा में 6 विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया गया। सभापति वेंकैया नायडू ने वेल में तख्तियां और पोस्टर के साथ शोर शराबा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के आधा दर्जन सांसदों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया था। विपक्ष ने संसद में बढ़ रहे घमासान के लिए सरकार के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है यूपी के सियासी खेमों से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी होगी कांग्रेस का चेहरा। अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। किसी भी पार्टी से गठजोड़ की बात नहीं चल रही है। सभी सीटों पर पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। देखते अगली खबर में है बाढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल बेहाल। प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला मोर्चा, दिया मदद का भरोसा। बारिश और बाढ़ से बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहाल है। सैकड़ों लोग बाढ़ के चलते जहां तहां फंसे हुए हैं। अनेक लोग बेघर हो गए हैं। हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। कई पुल ढह गए हैं। अलबत्ता सेना सहित कई संगठन बचाव में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने के बाद बुधवार को उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का भी जायजा लिया। चलिए देखते अगली खबर में है नोएडा अथॉरिटी के आंख, नाक, कान और चेहरे तक से टपकता है भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर, एपेक्स और सियान के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कहा कि नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने मामले में सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी की अपीलों पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। देखते अगले समाचार में है पीएम किसान योजना में बंगाल के 9.5 लाख किसानों का आवेदन नामंजूर। ममता बनर्जी हो गई है खफा। बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित राज्य के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन के खारिज होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र को जो सूची भेजी थी उसमें बंगाल के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन को पहली समीक्षा में नामंजूर कर दिया गया था। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत नाराज हो गई है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पत्र भी लिखा है।
बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम के पास पदक जीतने का मौका। सेमीफाइनल में मेरी हार को भुलाते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा करने के लिए गुरुवार रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता जर्मनी के खिलाफ तीसरे चौथे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में अपने डिफेंस को मजबूत रखना होगा। दुनिया की तीसरे नंबर की टीम भारत को सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 5-2 से हराया था। बेल्जियम का फोकस पेनल्टी कॉर्नर पर था और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल कर चुके अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने हैट्रिक लगाई थी। भारत पर शुरू से ही दबाव बनाते हुए उन्होंने भारतीय रक्षण को भी छितर-बितर कर दिया था। पूरे मैच में भारत ने 14 पेनल्टी कॉर्नर गंवाए थे, जिसमें से 8 आखिरी क्वार्टर में गए थे। तो भारतीय हॉकी टीम भी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। तो चलते अगली खबर की और अगली खबर में है पेगासस के दुरुपयोग पर इजराइल में होगी बैठक। इजराइल की शीर्ष रक्षा समिति आक्रामक साइबर हथियारों के इस्तेमाल पर एक विशेष बैठक करने जा रही है। यह बैठक एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग को लेकर हुई अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के मद्देनजर बुलाई गई है। यह भी आशंका है कि इस तरह के और भी मामले उजागर हो सकते हैं, क्योंकि कई अन्य इजरायली कंपनियों की ओर से भी दूसरे देशों को इस तरह के सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की गई है। हारेट्स अखबार ने मंगलवार को अपनी खबर में बताया कि विदेश मंत्रालय और रक्षा समिति न सिर्फ एनएसओ और इसके सॉफ्टवेयर पर चर्चा करेगी, बल्कि हालिया महीनों में चर्चा में रही अन्य इजरायली कंपनियों के बारे में भी बातचीत होगी। यह बैठक 9 अगस्त को बुलाने की खबर है। हालांकि समिति के अध्यक्ष राम बेन बराक ने इससे इनकार किया है। तो पेगासस के बाद चलते अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है चीन से। वुहान इलाके में तेजी से फैल रहा है कोरोना, पूरा शहर किया गया सील। अमेरिका और ब्रिटेन में भी बड़ी चिंता। चीन का वुहान शहर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। अब एक बार फिर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद स्थिति खराब हो रही है। यहाँ सभी का कोरोना टेस्ट किए जाने के दौरान पूरे शहर को सील कर दिया गया है। शहर के हर तरफ पाबंदी कड़ी कर दी गई है। वुहान शहर से न तो किसी को निकलने दिया जा रहा है, न ही किसी को यहाँ प्रवेश हो रहा है। पूरे देश में संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के संबंध में पूर्वी शहर नानजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना जा रहा है। इस शहर का 17 प्रांतों से संपर्क बना रहता है। राइटर के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमण का यह कहर डेल्टा वेरिएंट के कारण शुरू हुआ है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही स्थानीय फ्लाइट की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। यात्राओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। बता दें कि लंदन में एक दिन में 138 लोगों की कोरोना संक्रमण से भी मौत हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में किराए पर उपलब्ध है प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास। शादी समारोह और अन्य आयोजनों पर देने का हुआ फैसला, कैबिनेट ने भी लगाई मुहर। लाखों करोड़ों के कर्जे तले दबा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। देश की बची खुची अर्थव्यवस्था की कमर कोविड-19 महामारी ने तोड़कर रख दी है। कंगाली के कगार पर खड़े पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को ही किराए पर चढ़ाने का मन बना लिया है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगस्त 2019 में पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी में बदलने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान का घर खाली कर दिया गया। जो भी प्रधानमंत्री आवास था जिसमें इमरान खान रह रहे थे, उसे खाली करवाने का आदेश दिया गया और प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपने पर्सनल यानी निज आवास में रहने चले गए। लेकिन अब विश्वविद्यालय बनाने की योजना छोड़कर उसे किराए पर देने का फैसला किया गया है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पीएम हाउस को सांस्कृतिक, फैशन, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए किराए पर दिया जाएगा। यह परिसर इस्लामाबाद के रेड जोन में स्थित है। तो पाकिस्तान अब कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। अब जानते हैं अगली न्यूज अपडेट में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मौसम का हाल। तो राजस्थान के 5 जिलों में कल भी अलर्ट और आज भी अलर्ट दिया गया है। कोटा, बाराबूंदी, सवाई माधोपुर और करौली में भारी बारिश की आशंका। यहाँ पहले ही कई गांव टापू बन चुके हैं। 100 से 125 mm तक गिर सकता है पानी। राजस्थान के कोटा संभाग के लोगों को 5 अगस्त को भी बारिश के कहर से राहत नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को कोटा, बाराबूंदी, सवाई माधोपुर और करौली जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि इन्हीं जिलों में 6 अगस्त को भी मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की,
तो बारिश का रौद्र स्वरूप मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में सबसे ज्यादा श्योपुर भीगा, यहां औसत से 138% ज्यादा पानी गिरा। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश से प्रभावित है और यहां भी अगले 2 दिनों में और भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है गुजरात से 19 शिकायतें वापस, पासा का ऑर्डर रद्द। कोर्ट ने कहा ज्यादा शिकायतें होने पर पासा के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। एक आरोपी के खिलाफ अनेक शिकायतें होने पर उसकी गिरफ्तारी पासा के तहत की गई थी। इस केस की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में चल रही थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता वकील सलीम सैयद ने कोर्ट में सिफारिश की थी कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के पास शिकायतकर्ता खतरनाक शख्स है। इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, इसलिए शख्स के खिलाफ पासा के अंतर्गत केस दर्ज नहीं हो सकता। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस विक्रमनाथ की डिवीजन बेंच में सुनवाई होने पर उन्होंने पासा हटाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि किसी के खिलाफ शिकायतें ज्यादा है तो उस शख्स पर पासा के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए उसके अपराध के आधार पर सजा हो सकती है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि पासा के तहत अब किसी पर भी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि अगर कोई जुर्म करता है तो उसको उसके अपराध के आधार पर सजा हो सकती है, लेकिन पासा के आधारित अब कोई कार्रवाई गुजरात सरकार नहीं कर सकती। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज में है केंद्र सरकार का लोकसभा में बड़ा बयान, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने तो नहीं मिलेगा एससी यानी शेड्यूल कास्ट वर्ग को मिलने वाली योजनाओं का लाभ। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अगस्त को स्पष्ट किया है कि देश का जो नागरिक हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को नहीं मानता उसे अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं माना जा सकता। ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले को भी इसका लाभ नहीं दे सकते। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ परिवर्तित होकर ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के लोगों को भी मिलेगा। केंद्र का इस मसले पर कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना पर केंद्र से मिलने वाले लाभ लागू नहीं होते। आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म अपनाने वाले 80% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 80% लोग अनुसूचित जाति से हैं। ये लोग 1977 के आदेश के जरिए मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। इसमें आवास, फ्री बिजली से लेकर लोन मिलने तक की योजनाएं शामिल हैं। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए 1950 के आदेश में यह कहा गया है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही हिंदू माने जाएंगे। अनुसूचित जाति का नागरिक यदि इन धर्मों का पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति का नहीं रह जाएगा, इसलिए वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ को लेने का हकदार नहीं है। तो अब समझते हैं सर्राफा बाजार की चाल, कैसा रहा सोने का हाल। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 2 दिन की लगातार गिरावट के बाद बुधवार को सोने की कीमत 123 रुपए उछलकर 46,992 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीली धातु यानी सोने में आई तेजी के असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला है। इससे पहले मंगलवार को सोना 46,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था और सोने की तरह चांदी में भी आज उछाल देखने को मिला है। चांदी का भाव 766 रुपए बढ़कर 66,926 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे पहले कारोबार में चांदी 66,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद अब देखते हैं वेदर अपडेट। भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उससे सटे हुए पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, बिहार के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल, झारखंड के 1-2 स्थानों सहित तटीय कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, सिक्किम के कुछ भागों, असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1 या 2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज वर्षा संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, बचे हुए मध्य प्रदेश में, विदर्भ, केरल, दक्षिणी गुजरात और उड़ीसा के कुछ भागों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। हल्के से बहुत हल्की बारिश पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका के आंतरिक भागों में, तमिलनाडु में, बचे हुए उत्तर पूर्वी भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी बारिश संभव है।
इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट मॉर्निंग हेडलाइंस यही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज सुबह सुबह सबसे पहले आपके मोबाइल पर सारी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।